नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हमारे भारत में आम तौर पर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिन जिन देशों में समाजवाद है, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन है, जहाँ के संविधान में समता की बात है, वहाँ पे ज़रूर जो श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा है, उसकी तानाशाही होगी। कम से कम भारत के वामपंथी, ज़्यादातर वामपंथी इसी भ्रम में जीते हैं कि जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का राज आ जाएगा वहाँ पे जो मज़दूर है उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और मज़दूरों के साथ में भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, शोषण ख़त्म हो जाएगा, मज़दूरों को इंसान समझा जाएगा। और हम में से ज़्यादातर लोग जो वामपंथी नहीं हैं वो भी यही समझते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पे हम अगर जानना चाहें तो आपके पास पे, आपके पड़ोस में, आपके नज़दीक या आपके सिर पे चीन का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या सचमुच चीन मज़दूरों का स्वर्ग है, क्या सचमुच चीन में ज़िंदगी कामगारों की खुशहाल है, या वहाँ पर भी शोषण का हाल भारत से भी बुरा है, क्या वहाँ पर भी शोषण की स्थिति भारत जैसी या भारत से भी बुरी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी है, उसके ज़रिए आप धन भेज सकते हैं। लौट के आते हैं, बस कुछ सेकंड का समय। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस दुनिया में समाजवाद का जो विचार है वो वामपंथी पार्टियां लेकर आईं। वामपंथियों ने ही ऊंच और नीच के अंतर को ख़त्म करने का जो कंसेप्ट था वो दुनिया को दिया। बहुत सारे देशों में वामपंथियों ने इसको ख़त्म किया है। बहुत सारे देशों में इंसान को इंसान समझा जाने लगा है। बहुत सारे देशों में लोगों को स्वास्थ्य, भोजन, मकान, शिक्षा जैसी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं और कई देशों में रोटी भी मुफ्त मिलती है। लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियाँ चीन से सामने आ रही हैं वो इसके एकदम उलट है। चीन कर्मचारियों के शोषण के मामले में और पूंजीवाद के प्रति समर्पण के मामले में दुनिया के सबसे भयावह देशों से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में है। चीन को लेकर जो रिपोर्ट, देखिए चीन एक तो ओपेक सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वहाँ जाके मैं उनकी सरकार से कुछ डाटा निकाल लूँ। सब कुछ अपनी भाषा में रखते हैं। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, मैं मानता हूँ वेस्टर्न इंडिया से हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी रिपोर्ट हो रहा है वो जो हालात वहाँ के बता रहा है वो बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत भयावह हैं। और ये साफ दिखाई पड़ता है कि चीन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के सामने समर्पण कर चुका है। चीन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करना चाहता है और सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि उसको ज़्यादा धंधा मिले। धंधे की चाह में चीन का हाल ये है। पहले मैं आपको बता दूं, हाल में चीन ने अपनी आबादी बढ़ाने वाले कुछ उपाय किए थे क्योंकि वहाँ पे मज़दूरों की कमी है। आज भी बड़ी संख्या में चीन में कर्मचारियों की कमी है और वहाँ काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। डिमांड और सप्लाई का, कर्मचारियों का बहुत बड़ा गैप है। लेकिन उसके बावजूद जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, जिस चीज़ की सप्लाई कम है, उस चीज़ का भाव नहीं बढ़ रहा है, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है, उसका सम्मान नहीं बढ़ रहा है। ये स्थिति चीन में है। और अब हालत ये है, जो सारा का सारा आप जब अध्ययन करें, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, उनका जो निचोड़ है वो आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ। पहली चीज़, चीन में जो लेबर है, कर्मचारी हैं, उसकी स्वतंत्रता का बहुत बुरा हाल है। वो लोग 22-22 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं और जब ज़्यादा ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर का प्रेशर होता है तो कर्मचारियों को टॉयलेट जाने की भी इजाज़त नहीं होती, भोजन करने का वक्त भी नहीं होता और कई बार कर्मचारियों को सोने के लिए 1 या 1.5 घंटे का समय मिलता है जिसमें वो जिस टेबल पे काम कर रहे हैं उसी टेबल पर आकर झुककर सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनको जगा दिया जाता है। और जो कर्मचारी आसानी से नहीं जागता, वहाँ पे एक जो गार्ड होते हैं उनके पास में करंट वाला डंडा होता है, उससे वो उसको जगाते हैं। और ये स्थिति एक नहीं कई जगह रिपोर्ट की गई है। कम से कम भारत में जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे चीन के गार्ड की तुलना ना करें। वहाँ के गार्ड जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो कर्मचारियों को पीट भी देते हैं और इसी से पता लगता है कि किस तरह की स्लेवरी वहाँ पे चल रही है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो ईंट भट्टे पे काम करने वाले मज़दूर हैं उनकी दशा हमारे यहाँ के ईंट भट्टे वाले मज़दूरों की तरह ही है।
तीसरी चीज़, वेतन के मामले में मज़दूरों का बहुत बुरा हाल है। उनकी वेतन वृद्धि होती नहीं है और कई बार 2-2 महीने वेतन नहीं मिलता है, जिसमें वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ओवर टाइम चीन की इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि कई बार महीने में 30-30, 40-40, 50-50 घंटे लोग ओवर टाइम करते हैं। जिन विदेशी कंपनियों के लिए चीन काम करता है, वो विदेशी कंपनियां इसका पूरा फ़ायदा उठाती हैं, और जो कुछ बड़ी लीगो टॉय कंपनी हैं, या जैसे कल मैंने आईफोन का बताया, ये कंपनियां वहाँ की कंपनियों के साथ में छोटे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सके। 1 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि अगले साल तो हम दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, और ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के नाम पे वो उनसे दाम और कम करवा सकें। तो जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इस दबाव में लगातार दाम कम करती जाती हैं, और दाम तो कम करती जाती हैं और इधर मज़दूरों का काम बढ़ाती जाती हैं। जैसे जैसे सीज़न आता है, चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, वो कंपनियां प्रोडक्शन के लिए प्रेशर बनाती हैं, और उस पूंजीवादी प्रेशर के आगे चीन की कंपनियां भी अपने यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। मसला ये नहीं है कि चीन की कंपनियों के साथ में पूंजीवादी कंपनियां क्या कर रही हैं, ये मसला तो है। हम सब जानते हैं कि पूंजीवाद में शोषण होता है, ये वामपंथी भी जानते हैं और चीन की सरकार में जो लोग बैठे हुए वो भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद चीन में इस शोषण को इजाज़त कौन देता है? इतनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। वहाँ की जैसी सख्त सरकार इस सब को कैसे होने दे रही है? चीन में इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब ने अपनी कोई यूनियन बना ली, एक भारतीय मजदूर संघ बन गई, तो एक C2 बन गई, तो एटक बन गई, तो एक इंटक बन गई ना। एक ही मजदूर यूनियन है, और वो यूनियन वहाँ की जो वामपंथी पार्टी है उसकी जुड़ी हुई यूनियन है। आपको उसी यूनियन से जुड़ना है, और अगर वो यूनियन आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वहाँ के मजदूर की मजबूरी है। जिस आदमी को आप टॉयलेट नहीं जाने दे रहे हैं, जिस आदमी को भोजन नहीं करने दे रहे हैं, जिस आदमी को घर नहीं जाने दे रहे हैं, उसकी ये दशा है। इसके अलावा चीन की कंपनियों में घटिया सी डॉर्मेट्री होती है जिसमें उनको रखा जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो डॉर्मेट्री यहाँ पे कोई किसी कर्मचारी को दे सकता है। शायद वो जो झुग्गियाँ जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स की हमारे भारत में कहीं कहीं दिखती हैं, उसी स्तर की कुछ डॉर्मेट्री होती हैं जिनमें एक के ऊपर एक 2 या 3 कर्मचारी सोते हैं, और उनको वहीं सोना होता है। इसके अलावा उनको घर जाने की इजाज़त नहीं होती है। चीन की जितनी भी कंपनियां हैं, उन सारी की सारी कंपनियों ने अपने कैंपस को, अपने उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपने कैंपस को कांटेदार तारों से घेर के रखा हुआ है, और उसमें से आना या जाना तभी हो सकता है जब कंपनी की मर्जी हो। और ऐसी स्थितियों में बाकायदा जो है वो मज़दूरों के अधिकारों का बहुत हनन होता है। ये भी वाइडली रिपोर्ट हुआ है। मैं आपको एक एक करके, देखिए, सरल समझने के लिहाज से मैं इसको समराइज़ कर दे रहा हूँ, कहानी बना दे रहा हूँ। अगर मैं आपको एक एक केस स्टडी रखूँगा तो दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्लिपिंग स्क्रीन पे डाल रहा हूँ ताकि आप पॉज करके पढ़ सकें। ये सब रेपुटेटेड मीडिया हाउस की रिपोर्ट हैं। चीन की लेबर वहाँ पे जो जांच हो रही है उनकी रिपोर्ट हैं। चीन की सरकार भी मानती है कि चीन में मज़दूरों के साथ अन्याय होता है। चीन में इस तरह के मामले रिपोर्ट होते हैं, जांच होती है, लेकिन मामले 2 रिपोर्ट हों और शोषण 100 जगह हो, ये सोचने वाली बात है। मैन्युफैक्चरिंग का इतना प्रेशर, सप्लाई का इतना प्रेशर, ये लगातार कंपनियां ओढ़ती रहती हैं, और उनको डर लगता है कि धंधा बाहर ना चला जाए। चीन को डर लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम उसके यहाँ से दूसरे देश में ना चला जाए, और ऐसी सारी की सारी स्थितियों में शोषण बढ़ता चला जाता है। अब मैं आपको, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, भारत की बात करिए, भारत की बात करिए। भारत में भी कैपिटलिज्म जैसे जैसे आ रहा है, ये परिस्थितियाँ होती जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग के प्रेशर, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो तेल निकाल लेना चाहती हैं, और इसीलिए उनको बांग्लादेश पसंद आता है, इसीलिए उनको चीन पसंद आता है, जहाँ पे लोगों का बुरी तरह से शोषण किया जाए। मेरा मानना ये है कि भारत में जो श्रम कानून है उनको और मजबूत बनाया जाना चाहिए। इस तरह की हरकतों को रोकना चाहिए। जैसा उत्तर प्रदेश में पिछले साल योगी सरकार ने सारे श्रम कानूनों को शिथिल कर दिया कोरोना के नाम पे, और किसी को भी छूट दे दी कि वो जितने चाहे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है, और उसकी वजह से बहुत जगहों पे कर्मचारियों के अधिकार छीन लिए गए। और कर्मचारियों के अधिकार क्या, जो वहाँ का जो लेबर कमिश्नर हैं और जो ख़ास तौर पर लेबर अफसर हैं, उनके अधिकार भी छीन लिए गए थे इस कानून के ज़रिए, ये अध्यादेश जारी करके। उसके बाद नतीजा ये हुआ है कि लोग जो है मजबूर हैं और मज़दूर अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारे आसपास सब जगह घट रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे मज़दूरों के अधिकार कम होते जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां इंक्रीमेंट नहीं दे रही हैं, और बहुत सारी कंपनियों ने लोगों की सैलरी 25%, 30%, 40% कम कर दी है।
और इसके आगे सरकार चुप बैठी होती है। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम चीन बनने जा रहे हैं। हमको चीन नहीं बनना है, क्योंकि चीन की जो कर्मचारियों की स्थिति है, लेबर की स्थिति है, वो आदर्श स्थिति नहीं है। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें पिछले 20-25 सालों में मज़दूरों के बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट हड़ताल को गलत कह चुका है। हम उस देश में रहते हैं जिसमें हड़ताल करना पाप समझा जाता है। लेबर यूनियन को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। हड़ताल करने वालों को ये कहा जाता है कि ये एक फैक्ट्री बंद कराने वाले लोग हैं ये, और शोषण करने वालों को कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। जितने चाहो लोगों को नौकरी से निकाल दो, जितनी चाहो सैलरी कम कर दो, जितनी चाहो सैलरी कट कर दो। और अब तो ये आँच मिडिल क्लास तक भी पहुंच रही है। अपनी हाल के सालों में आपने देखा होगा, ज़्यादातर कंपनियां 50 साल की उम्र होने के बाद आदमी को नौकरी से निकालने के फेर में पड़ जाती हैं, और इस उम्र के आदमी को कोई दूसरी कंपनी नौकरी नहीं देती है। सारी कंपनियां चाहती हैं कि जो अंडर स्किल्ड हैं या थोड़ा सा काम जानने वाले नौजवान हैं उनको रख लिया जाए, और उतनी ही वेतन में वो 5 या 7 आदमी मिल जाएंगे। ये सब आप अपने आसपास देख रहे हैं लगातार, और इसको लेकर कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। हमारे यहाँ पे तो इनका रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। इसलिए ये सब चीज़ें अभी कोई नहीं बता सकता कि कितने लोगों की नौकरियां गई हैं। ये सब भी हमारे यहाँ जो अखबारों में खबरें आती हैं वो सर्वेक्षण के ज़रिए आती हैं। तो कुल मिला के हमको भारत को वैसा ख़राब नहीं बनने देना है। इसलिए हम सबको चाहिए कि मज़दूरों के शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम सबको चाहिए कि ये गलतफहमी दिमाग से निकालें, ये जाला झाड़ दें कि जहाँ पे लाल झंडा लगा होगा वो जगह जनहित की होगी, और वहाँ पे हो ना हो मज़दूरों का हित ही हित होगा। सारे देश क्यूबा नहीं हैं, सारे देश चीन भी हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक व्यक्ति, एक ब्रांड, एक झंडा, उसके आधार पर तय मत करें, आदमी के कर्म देखें। अच्छा से अच्छा आदमी भी बुरा काम कर सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी अच्छा काम कर सकता है। गुण दोष के आधार पर व्याख्या होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पे चीन की मैंने बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन लेबर सिस्टम पे चीन आलोचना डिज़र्व करता है, और हेल्थ सिस्टम पे तो प्रॉपर डेटा भी नहीं मिल पा रहा है जिसके आधार पर मैं चीन की चीरफाड़ कर सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लोगों की आंखें खोलने के लिए जानकारी ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगता है एक ठीका मारे, बहुत कम लोग ठीके मारते हैं। कमेंट आप खूब लिखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि और तबीयत से लिखें। ज़रा उन लोगों को भी जवाब दे दिया कीजिए जो आपसे मुख्तलिफ विचार रखते हैं। भुगतान के लिए QR कोड एक है एंड प्लेट में, उसके ज़रिए आप स्कैन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।